हमारे देश में अगर आप अपने कल्चर के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर बात करते हुए दिख जाते हो तब तो आप संगी हो। अगर आप अपने साथ हुए जेनोसाइड्स के ऊपर, क्रूशियल किलिंग के ऊपर बात कर दिया तब तो आप पक्का प्रोपोगेंडर हो, जैसे कश्मीर फाइल के साथ हुआ, जैसे केरला स्टोरी के साथ हुआ। विवेक अग्निहोत्री, संदीप सेन जिन्होंने इस मूवी को बनाया, आज भी उन्हें डेथ थ्रेट्स आते हैं, बट स्टिल लगता है इससे भी बुरा होना कुछ रह गया था। आपकी आंखों के सामने ऑल द कैमरास हैव कैप्चर्ड दैट दे हैव स्टॉप्ड सेंसर CBFC approved films trailer। बेसिकली 16 अगस्त को विवेक अग्निहोत्री ने अपनी नेक्स्ट मूवी बंगाल फाइल के ट्रीजर को बंगाल में दिखाया, पर ट्रीजर के रिलीज हुए 2 मिनट में बंगाल पुलिस वहां पर पहुंचती है और ट्रीजर को बीच में रुकवा देती है। वो भी उस मूवी को रुकवा दी जिसे खुद यहाँ पर बंगाल पुलिस ने, सेंसर बोर्ड ने अप्रूवल दिया था। लगता है पुलिस ऐसा काम किसी के दबाव में आकर कर रही थी। क्यों आज बंगाल अपनी हिस्ट्री से भाग रहा है? क्यों आज बंगाल की गवर्नमेंट चाहती नहीं कि बंगाल के लोगों को उनके साथ हुए क्रूशियल किलिंग का पता चले? कि आज ममता बनर्जी 1946 के डार्क डे को छुपाकर किसी एक कम्युनिटी को खुश करना चाहती है सिर्फ अपनी वोट बैंक्स के लिए, बट लगता है इस बार ऐसा वो कुछ कर नहीं पाएंगे। सरप्राइजिंगली इस मूवी को कश्मीर फाइल से भी ज्यादा लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और ज्यादा प्रेज मिल रहा है। Excellent movie. I loved it so much. I'm originally from Kolkata. There was a lot in the film that even I, growing up in India, being a Bengali, did not know. Why did it take so long to produce a film like this, wherein after partition there were great Bengali filmmakers like Mrinal Sen and Ritik Ghatak. They kept showing all the poverty and all everything, that how much people are suffering, but they never brought up this issue as to why it happened. शायद बंगाल के लोग सदियों से इस इंतजार में थे कि कोई आए और उस ट्रॉमेटिक हिस्ट्री को दुनिया के सामने रखे, बंगाल के हिंदुओं के साथ हुए जेनोसाइड्स को, मास किलिंग को लोगों को बताए, उनके नेक्स्ट जनरेशन को बताए। बट गेस करो इस मूवी के अगेंस्ट में यहाँ पर कौन होगा? खुद TMC पार्टी। देखिए, अगर हमारे स्टेट में जो पीस है, अभी अगर गवर्नमेंट ये चाहते हैं कि पीस के लिए अभी ये लोग बंगाल फाइल्स लेके, हिम्मत नहीं हुआ गुजरात फाइल्स बनाने का। गोधरा में क्या हुआ था राय, क्या हुआ था बिल्किस का फैमिली के साथ? गुजरात फाइल्स नहीं हुआ। विवेक अग्निहोत्री डायरेक्टर जी। मूवी ट्रेलर पर ही TMC पार्टी की मेलोडी ड्रामा स्टार्ट हो गई। TMC के लीडर इस बात से दुखी हैं कि उनके हिस्ट्री के ऊपर कोई बात क्यों कर रहा है। इस मूवी पे काम करने वाले एक्टर अभी से प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। गोपाल पाठा जो इस मूवी में एक डैशिंग कैरेक्टर है, उनके पोते अब इस मूवी से नाखुश हैं। শুটিং যতদিন হয়েছে, যতক্ষণ শুটিং হয়েছে, ছবির নাম ছিল দিল্লি ফাইলস। সেটা শুটিং টুটিং হবার পরে দেখলাম নাম বদলে গেল বেঙ্গল ফাইলস। সেটা আমার হাতে নয়। सुनने को मिला है ये जाने माने। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सबसे पहला बात, सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है, अब कसाई कैसे बोल रहा है गोपाल मुखर्जी को? एक लॉबी अब खड़ी हो चुकी है जो इस मूवी को एंटी नेशनल और प्रोपेगेंडा बता रही है। सो क्या ये मूवी एक प्रोपेगेंडा मात्र ही है या फिर एक्चुअली इस मूवी में उस टाइमलाइन पर बेस है जिसे यहाँ पर ममता बनर्जी छुपाना चाहती है? तो क्या हुआ था बंगाल डिवीजन में, आइए जानते हैं इस एपिसोड से। अगर बंगाल पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? बंगाल को मारोगे तो भारत भारत नहीं रहेगा। जमीन का टुकड़ा नहीं, इंडिया का लाइट हाउस है बंगाल। राम राम गाइस, वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ मेलोडी ड्रामा ऑन बंगाल फाइल। तो 3 दिन पहले मैं इंटरनेट एक्सप्लोर कर रहा था और मुझे दिखा कुछ ये, विवेक अग्निहोत्री की अपकमिंग मूवी द बंगाल फाइल, जिसमें उस टाइमलाइन को दिखाया गया है जब जिन्ना एंड बंगाल के लोकल रेडिकल लीडर्स के ऑर्डर पर 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे करवाया गया था। कैसे 72 घंटों में बंगाल खाड़ी को खाली करवा दिया गया था, कैसे रिलीजियस बेस पर हिंदू वुमेन्स को एग्जीक्यूट करा गया था, उन्हें फोर्स कन्वर्जन किया गया था। इस मूवी में एक डिटेल वे में दिखाया गया है कि उस दौरान बंगाल के हिंदुओं ने क्या क्या फेस किया। इस मूवी ट्रेलर को ITC रॉयल बंगाल होटल में दिखाया जा रहा था, बट बीच स्क्रीनिंग में बंगाल पुलिस वहां पर पहुंचती है और वायर को खींच के ट्रेलर को लॉन्च होने से पहले ही रोक देती है। पहले ही बैकलैशेस की वजह से इसे कोलकाता के मल्टीप्लेक्स से हटाकर ITC में शिफ्ट किया गया था, वो भी खुद बंगाल पुलिस के अप्रूवल के बाद। बट स्टिल पुलिस ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उन्हें ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर हो, जैसे ममता बनर्जी ने खुद पर्सनली कहा हो कि इस मूवी को लॉन्च होने ना देना, या यूं कहूं जैसे ममता बनर्जी यहाँ पर अपनी वोट अपीसमेंट के डर से इन लोगों की सच्चाई को सामने आने देना चाहती नहीं जिन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे किया था। आज बंगाल में बंगाल फाइल्स के ऊपर मेलोडी ड्रामा स्टार्ट हो चुके हैं। वेल TMC पार्टी इस बात से दुखी है कि किसकी हिम्मत कैसे होगी कि वो बंगाल जेनोसाइड्स के ऊपर मूवी बना दे। ये बेचारे TMC के वर्कर ये कह रहे हैं कि तुमने गुजरात UP फाइल्स के ऊपर मूवी बनाओ, तुम लोग हमारे ऊपर मूवी क्यों बना रहे हो? कमाल है यार। ये तो वही बात हो गई कि अजय देवगन को गुटका पगलू कहने पर वो नाराज होकर कह रहा है तुमने मुझे गुटका पगलू क्यों कह दिया, अक्षय कुमार को भी तो कुछ कहो।
ऑब्वियस सी बात है, जिन्होंने जेनोसाइड्स किया होगा, जिन्होंने जेनोसाइड झेला होगा, उन्हीं के ऊपर तो मूवी बनाई जाएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि इंडियन डायरेक्टर वाइकिंग हिस्ट्री के ऊपर मूवी बनाएगा। बेसिकली ममता बनर्जी ये नहीं चाहती कि बंगाल के लोगों को कभी उनकी हिस्ट्री के बारे में पता चले, कैसे बंगाल, जिसे तो ग्रेट बंगाल के तौर पर जाना जाता था, उसने अपनी रिच हिस्ट्री खो दिया क्योंकि एक कम्युनिटी ने अपनी पॉपुलेशन बढ़ाया और बंगाल के 3/4 हिस्से को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस उनसे छीन लिया। और मेलोडी ड्रामा भी देखो, कोई इस मूवी को प्रोपेगेंडा बता रहा है, कोई इसे फिक्शनल बता रहा है, और आयरनी देखो, इस मूवी को प्रोपेगेंडा वही बता रहे हैं जिन्होंने इसके ट्रेलर तक को नहीं देखे। आपने फिल्म देखी है? नहीं, मैंने आपकी ट्रेलर देखा। एक सेकंड, फिल्म मैंने हाँ ना में जवाब दीजिए, हाँ ना में जवाब दीजिए। मैंने आपकी पुरानी पिक्चर पुरानी नहीं, पुराना कुछ होता, आप पुराने तो आप बच्चे थे, अभी बड़े हो गए। नहीं, आपने फिल्म देखी है? नहीं, मैंने नहीं देखी। कुछ मुस्लिम पैनलिस्ट यहाँ पर ऐसे भी थे जो कि ये कह रहे थे कि तुम मूवी में पीस परेडर्स को गुड गाय कैरेक्टर में दिखा देते। ये तो वही बात हो गई कि लोग यहाँ पर राजकुंद्रा से भक्ति मार की बातें कर रहे हैं। जो ममता बनर्जी तुम्बा तुम्बा कहकर, खेला होबे कहकर बंगाल के लोगों से वोट लेती थी, अब वो एक मामूली से मूवी से घबराई हुई है। तो क्या इस मूवी में क्या दिखाया विवेक अग्निहोत्री ने इस मूवी में, जिससे तुम्बा तुम्बा मास्टर आज डरी हुई है? सो ये मूवी द बंगाल फाइल बेस्ड है 16 अगस्त 1946 के दिन पर हुए एक ट्रेजिक इवेंट्स पर, जिसका नाम था डायरेक्ट एक्शन डे, जब लाखों लोगों को उनकी जमीन से खदेड़ दिया गया, जब लाखों लोगों की जान गई ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस। मूवी में बेखौफ उन वॉरियर्स को दिखाया गया है जिनकी वजह से आज वेस्ट बंगाल इंडिया के साथ है। ट्रेलर स्टार्टिंग में एक इजी वे में दिखाया गया है कि जैसे आज इंडिया में तेजी से डेमोग्राफी चेंजेस हो रहे हैं, उससे क्या हो सकता है 2050 तक। अपना नाम बताओ। तैमूर। लेकिन सोचो, सन 2050 जब ये इंडिया का पहला युवा माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मूवी बेस्ड है इंडिपेंडेंस टाइम पर, तो आइए मैं आपको रूबरू कराऊं 16 अगस्त 1946 के दिन से, द डायरेक्ट एक्शन डे से। हिस्टोरिकल एविडेंस ये कहती है कि डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत 16 अगस्त 1946 को हुआ ही नहीं था। एक्चुअली इसकी स्टार्टिंग 31 साल पहले हो चुकी थी, 1905 से। 1905 में पहली बार बंगाल को पाकिस्तान बनाने की मांग उठने लगी और इसके एग्जैक्ट एक साल बाद ही फॉर्म हुआ था इंडियन मुस्लिम लीग का, जो आगे चलकर पार्टीशन का मेन कारण बना। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद ब्रिटिश एम्पायर इतनी कमजोर पड़ चुकी थी, उनके लिए मुश्किल हो रहा था कॉलोनाइज कॉलोनी को रूल कर पाना। इसलिए ब्रिटिशर ने इंडियन लीडर के सामने 3 ऑफर्स रखे। पहला 1942 क्रिप्स मिशन। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन लीडर से कहा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग से, कि भले हम यहाँ से चले जाए, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट चले जाए, पर फिर भी इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट की कंट्रोल रहेगी, यानी पपेट गवर्नमेंट। प्रोविंस स्टेट्स अगर चाहती तो वो भी इस प्लान में शामिल हो सकते थे। इस ऑफर को मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया, बट कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया। सेकंड प्लान था मई 16, 1946 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लिंटन एटले ने इंडिया में 3 कैबिनेट मेंबर्स भेजे और इस प्लान का नाम दिया गया था वेवल प्लान्स। इसमें ब्रिटिशर्स ने 3 टियर स्ट्रक्चर पावर असेंबली में पास किए, जिसका नाम था ग्रुप ऑफ प्रोविंस एंड प्रोविंस। इसमें मुस्लिम लीग को पावर मिला कि वो मुस्लिम डोमिनेट स्टेट्स और मुस्लिम इलाकों को रूल करेगी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को पावर मिला सेंट्रल गवर्नमेंट को संभालने की। देश और फॉरेन पॉलिसी को कांग्रेस कंट्रोल करती, जिसको यहाँ पर दोनों पार्टी ने वैसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया, पर बाद में 10 जुलाई 1946 को नेहरू जी ने बॉम्बे में इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। थर्ड प्लान था माउंटबेटन प्लान 1947। इसमें ब्रिटिशर्स ने जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी के सामने एक ऑफर रखा कि भले इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग देश बन जाए, पर जो प्रिंसेस स्टेट्स हैं वो किसी भी देश में नहीं आएंगे, वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। बट यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जानते थे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। आगे चलकर हिंदू डोमिनेटेड प्रिंसेस स्टेट्स की डेमोग्राफी यहाँ पर चेंज हो सकती थी, और जो स्टेट्स ऑलरेडी मुस्लिम डोमिनेटेड है उन्हें जिन्ना अपने में मिलाने की कोशिश करता, यानी पाकिस्तान में मर्ज कर लेता। इससे पाकिस्तान तो हर बार बड़ा बनते जाता, पर इंडिया कभी यूनाइटेड नहीं हो पाता। इसलिए इस प्लान को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। अब जैसे 1906 में इंडियन मुस्लिम लीग की फॉर्म होती है, तो जस्ट 1910 में यहाँ पर बंगाल में कोलकाता और बुरा बाजार में यहाँ पर दंगे होने स्टार्ट हो जाते हैं, और 1918 आते आते तक इन दंगों की रेंज बढ़ने लगती है। 1918 से 1933 तक इन दंगों की यहाँ पर रेंज इतनी बढ़ जाती है कि आए दिन अब यहाँ पर दंगे होने लगे थे। वायलेंस यहाँ पर चुटपुट हुआ करते थे। 1918 तक वो एक मैसिव रूप लेने लगे थे, और इन वायलेंस में आग में घी डालने का काम करता था उस टाइम पे सर्कुलेट होने वाले बंगाल में पैम्पलेट्स। जैसे कि 1930 में मोहम्मद इकबाल ने बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी होने पर कहा था कि अब बंगाल को सेल्फ गवर्निंग पावर मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है। इवन इन 25 सालों में इंडियन मुस्लिम लीग कांग्रेस के बाद सेकंड लार्जेस्ट असेंबली में मौजूद पार्टी बन चुकी थी 1932 में। इसलिए ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम लोगों को अलग वोटिंग राइट दे दिए। यहाँ पर इस बात से महात्मा गांधी जी डरे हुए थे, क्योंकि इंडिविजुअल पावर देने से 2 कम्युनिटी के बीच यहाँ पर दरारें आ सकती थी, और यही हुआ भी। 1946 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्शन में जिन्ना को 78 सीट्स में से 73 सीट्स पर जीत मिली, और यहाँ पर इंक्रीज हुआ पाकिस्तान की डिमांड। अब इस दौरान मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग का जो चेयरमैन था, उसने हर उस प्रोविंस को विजिट किया जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी में थे, जैसे कि बंगाल, लाहौर, हैदराबाद। 22 मार्च 1940 को जिन्ना ने लाहौर में एक स्पीच दिया, और उसकी स्टेटमेंट थी कि 2 कम्युनिटी की फिलोसॉफी यहाँ पर डिफरेंट है, तो हम 2 यहाँ पर एक जगह पे नहीं रह सकते। 1940 में मुस्लिम लीग की स्लोगन बन चुकी थी, बंगाल, हैदराबाद, पंजाब को अलग स्टेट्स बनाओ, अलग देश बनाओ। उसी साल 1942 में मुस्लिम लीग ने, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर को पाकिस्तान बनाने की मांग रखी थी, पर इसे कांग्रेस और ब्रिटिश वॉइसरॉय ने रिजेक्ट कर दिया था। अब यहाँ से टाइमलाइन बढ़ती है 1946 में, जब बंगाल का इलेक्शन हुआ, और उसी साल 1940 में मुस्लिम लीग यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को लाहौर बनाने की मांग रखी, पर इसे कांग्रेस ने और ब्रिटिश
ब्रिटिश वॉइस रॉय ने रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ से टाइमलाइन बढ़ता है 1946 में, जब बंगाल में इलेक्शन हुए और मुस्लिम लीग को 114 सीट्स मिले और कांग्रेस को सिर्फ 86 सीट्स। इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद पाकिस्तान बनाने की मांग और बढ़ने लगी थी और उसी साल जब वेबल प्लान को नेहरू जी ने रिजेक्ट कर दिया था 1946 में, तो यहाँ पर जिन्ना इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, प्लस उसे यहाँ पर मुस्लिम लीग से इतना ज्यादा प्रेशर था कि मुस्लिम लीग उसे प्रेशर कर रही थी कि वो भी इस प्लान को रिजेक्ट करे और पार्टीशन की तैयारी करे। और फिर जिन्ना ने 1946 में अपने बॉम्बे के घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस मीटिंग में उसने कहा अगर हमें अलग देश नहीं मिला तो हम यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन डे करेंगे। नेक्स्ट डे जिन्ना ने अनाउंस किया कि वो 16 अगस्त 1946 के दिन यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन डे करेगा। यहाँ उसके स्टेटमेंट थे कि या तो भारत यहाँ पर डिवाइड होगा या तो भारत डिस्ट्रॉय होगा। एच.वी. होडसन अपनी बुक द ग्रेट डिवीजन में बताते हैं कैसे जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे करने के लिए पूरे देश भर में मीटिंग बिठवाई थी। किसी को ये उम्मीद नहीं था कि जिन्ना यहाँ पर पूरे देश में होलोकॉस्ट जैसे एक्सकेडिंग करने वाला है। फिर यहाँ जिन्ना ने साउथ सेंट्रल कोलकाता के मैदान में एक ओपन मीटिंग बिठाई और इस मीटिंग में पीसफुल कम्युनिटी के उद्योगपति से लेकर झुग्गी झोपड़ी स्लम में रहने वाले सारे बंगाली मुस्लिम यहाँ पर शामिल हुए थे, जिनकी तादाद यहाँ पर 5 लाख की थी। यहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पब्लिश हुई सुरंजन दास की बुक पार्टीशन राइट ऑफ बंगाल में मेंशन है कि उस दौरान उस मैदान में मुस्लिम नेशनल गार्ड वॉलंटियर्स को यहाँ पर नियुक्त किया गया। बंगाल के चीफ मिनिस्टर हुसैन सैयद सोहरावर्दी, निजामुद्दीन और अदर मुस्लिम लीडर यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन करने पर ओपन स्पीच दिए। डिमांड साफ था, पार्टीशन। इस प्लान के लिंक को द क्विंट जैसे न्यूज पोर्टल ऐसे दिखाते हैं कि उस दौरान हिंदू डोमिनेट स्टेट था, इसलिए मुस्लिमों को अलग देश चाहिए था। अलग देश चाहिए था, ये कोई पैनकेक था क्या? अलग पीस चाहिए था। फेक न्यूज फैलाकर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम यहाँ पर डरे हुए थे, पैनिक कर गए थे, इसलिए इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे कर दिया और गोपाल पाठक तो एक विलन थे। पर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा विक्टिम अगर कोई था तो वो हिंदू कम्युनिटी थी। इन रियलिटी डायरेक्ट एक्शन डे के पहले इन मीटिंग्स को इतने सीक्रेट तरीके से किया गया था कि इंडियंस यहाँ पर समझ नहीं पाए कि कुछ इस लेवल के वॉयलेंस हो सकते हैं। इसे सीक्रेट मैसेज के तौर पर यहाँ पर फैलाया जा रहा था कि जैसे कि सिर्फ यहाँ पर मुस्लिम ही समझ सकते थे कि उस दौरान करना क्या है। जैसे यहाँ पर इनडायरेक्टली कहा गया था कि डायरेक्ट एक्शन डे पर तुम्हें करना क्या है, इसे कुछ ऐसा रेफरेंस देकर बताया जा रहा था बैटल ऑफ बद्र का, जिसे सिर्फ यहाँ पर मॉब से समझ सकते थे कि कैसे प्रॉफिट साहब ने काफिरों से लड़ाई लड़ी और मक्का को फतह किया। इस वे में इन मॉब्स को प्रिपेयर करा जा रहा था कि ये बात सिर्फ यही लोग समझ सकते थे। इन्हें सिर्फ पता लग सका कि इन्हें उस दिन करना क्या है और कैसे पार्टिसिपेट करना है। कांग्रेस और हिंदू यहाँ पर समझ ही नहीं पाए। उन्हें लगा कि यहाँ पर मस्जिदों में कोई प्रैक्टिस चल रहा है जैसे नॉर्मली इनके यहाँ पे होता है। इन लोगों को लगा, यानी कि कांग्रेस और हिंदुओं को लगा कि यहाँ पर कोई जनरल स्ट्राइक होने वाला है। जेडी खोसला के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पब्लिश हुई बुक में मेंशन है कि उस दौरान मॉब्स को यहाँ पर गाइड करा जा रहा था कि कैसे इन्हें हिस्सा लेना है और उस दिन करना क्या है। कोलकाता के सड़कों पर सैयद मोहम्मद अली उस्मान के पैम्पलेट्स यहाँ पर फैलने लगे थे, जिसमें मेंशन था वी मुस्लिम हैड द क्राउन एंड हैव रूल्ड, डू नॉट लूज हार्ट, वी रेडी एंड टेक स्वॉर्ड्स, ओ काफिर योर डोम्स इट्स नॉट फार। कमाल है यार, यहाँ पर हिंदुओं के लिए शायरी और गजलें पढ़ी जा रही थी। उस दौरान बंगाल के सीएम हुसैन सैयद सोहरावर्दी ने बंगाल के गवर्नर सर फेडरिक ब्यूरो को कहा कि उस दौरान यानी कि 16 अगस्त को यहाँ पर हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया जाए। सर फेडरिक को भी लगा कि हाँ ये सही होगा, क्योंकि हॉलीडे होने पर गवर्नमेंट ऑफिस, कॉमर्शियल शॉप्स वगैरह कर बंद रहेंगे तो नुकसान यहाँ पर कम होगा इन दंगों में। बट कांग्रेस ने इस हॉलीडे को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कांग्रेस मानती थी कि अगर इनके हॉलीडे को हमने एक्सेप्ट कर लिया तो इनडायरेक्ट हम मुस्लिम लीग को तो सपोर्ट कर रहे हैं। तो कांग्रेस के लीडर किरण शंकर रॉय ने हर हिंदू शॉप से ओनर को 14 अगस्त को कह दिया कि कोई भी 16 अगस्त के दिन अपनी दुकान को बंद नहीं रखेगा। अब दिन आता है 16 अगस्त का, खौफनाक दिन। बंगाल की मुस्लिम न्यूज़पेपर जिसका नाम था स्टार ऑफ इंडिया, उसमें मुस्लिम लीडर राघव अरसन ने खबर छुपाई कि 16 अगस्त के दिन इन्हें क्या क्या करना होगा, जिसे यहाँ पर खुद लीड कर रहा था सोहरावर्दी, ख्वाजा नजीमुद्दीन। और सोहरावर्दी ने यहाँ पर ओपनली एक स्पीच दिया जिसमें उसने कहा कि हिंदू जेनोसाइड्स करने पर, एग्जीक्यूट करने पर, किसी भी दंगाई के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होगा। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए जन्नत के ख्याल में पागल हुर पगलू को, उसके लिए इससे बड़ा मौका क्या हो सकता था। उस न्यूज़पेपर में सोहरावर्दी ने 16 अगस्त को पीसफुल लोगों को मस्जिदों में बुलाया। वो दिन था रमजान के जुम्मे का, जिसे इस्लामिक हिस्ट्री में होली डे ऑफ बैटल ऑफ बद्र के नाम से जाना जाता है। दंगाइयों को यहाँ पर मस्जिदों में बुलाकर प्रेयर ऑफर करवाया गया और मस्जिदों के सामने 3 दंगाइयों को खड़ा करवाया गया जो कि एक दूसरे को यहाँ पर इंटरलिंक करते। और उस न्यूज में जो कुछ बातें बताई गई थी वो कुछ इस तरीके की थी। ऑल मुस्लिम शुड डाई फॉर पाकिस्तान, ऑल पीपल शुड बी कन्वर्ट, 1 मुस्लिम फॉर 5 हिंदू। पाकिस्तान बनने तक इनको रोड मैप दिया गया था। एलिमिनेटेड दोज नेशनल मुस्लिम्स हु आर लॉयल टू इंडिया, ऑल टेम्पल शुड बी डिस्ट्रॉय। हिंदू को एग्जीक्यूट करो, उनकी पॉपुलेशन को कम करो, कांग्रेस लीडर को एग्जीक्यूट करो, कराची, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, गोवा, विजयनगरम को पैरालाइज कर दो दिसंबर 46 तक। हिंदू फीमेल्स को मॉलेस्ट करो। दिनेश चंद्र सिन्हा एंड अशोक दास गुप्ता अपनी बुक द ग्रेट कोलकाता किलिंग में नजीमुद्दीन का जिक्र करते हैं, जो कि हिंदू को यहाँ पर काफिर कहकर एक्सट्रीमिस्ट मॉब्स को यहाँ पर ट्रिगर कर रहा था। अब यहाँ पर जिन्ना जो था उसके लिए सोहरावर्दी काफी ज्यादा लॉयल था। अब जिन्ना भी यहाँ पर बंगाल को ही क्यों चाहता था, बंगाल को ही पाकिस्तान बनाना क्यों चाहता था, क्योंकि उस दौरान बंगाल पूरे देश में ब्रिटिश इंडिया में मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स था, जहाँ पर मुस्लिम 42% थे। सिर्फ कोलकाता एकमात्र इलाका था जहाँ पर हिंदू 64% थे और मुस्लिम 33%। और बिजनेस कैपिटल होने की वजह से जिन्ना चाहता था कि पाकिस्तान के साथ यहाँ पर कोलकाता मर्ज हो जाए। 16 अगस्त को सुबह यहाँ पर 10 बजे के पहले ही वॉयलेंस यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। लाखों एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर रोड पे उतरते हैं और हिंदुओं को यहाँ पर चुन चुन कर टारगेट करना स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर हिंदुओं को बूचर की तरह जेनोसाइड्स कर रहे थे। उनके शॉप्स को यहाँ पर तोड़ा जा रहा था। कई शॉप्स जो कि खुले थे उन्हें यहाँ पर बंद करवाया गया, उनके शॉप्स को यहाँ पर लूटा गया
और मेनली उन्हीं शॉप्स को यहाँ पर टारगेट किया गया जो कि यहाँ पर हिंदू ओन थे। उस दिन बंगाल के 24 में से 22 पुलिस चौकी को ब्रिटिश पुलिस से यहाँ पर मुस्लिम पुलिस से रिप्लेस कर दिया गया ताकि एक्सट्रीमिस्ट मॉब्स को यहाँ पर दंगा करने में कोई दिक्कत ना हो। अब ये वक्त था यहाँ पर सूबे का। एक्चुअली वॉयलेंस यहाँ पर स्टार्ट हुआ 2 बजे के बाद, जुम्मा के प्रेयर के बाद, जब ट्रक भर भर कर एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर रॉड लाठी लेकर पहुंच रहे थे हॉरिसन रोड पे। और यहाँ से स्टार्ट हुआ एक्सट्रीम लेवल की वॉयलेंस, जब लोगों को उनके घरों से निकाल कर पीटा जा रहा था, ब्रिक बैट से उन्हें मारा गया और उनके घरों के ऊपर स्टोन पेल्टिंग हुई। और आज की डेट में लोग किसके एग्जांपल देते हैं? गुजरात का। वाह यार, इस वॉयलेंस का आप इंटेंसिटी का अंदाजा लगाइए कि लोग अपनी जान बचाने के लिए गुगली रिवर पर मौजूद हावड़ा ब्रिज की तरफ भागे। कोई भाग रहा था अपनी जान बचाकर उस पर छुपने के लिए, कोई यहाँ पर भाग रहा था वहां से स्टेशन जाने के लिए। वहां तक भी एक्सट्रीमिस्ट ने इनका पीछा किया और उन्हें जाकर वहां पर भी मारा। इन्हीं कुछ दिनों में बंगाल में इतने ज्यादा खून बह गए थे कि आज तक इसकी प्रॉपर गिनती नहीं हुई है कि उस दौरान कितने लोग मारे गए थे। कोई कहता है कि 72 घंटों में 4000 लोग मारे गए थे और 1 लाख लोग यहाँ पर डिसलोकेट हुए थे। कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड कहते हैं कि नंबर यहाँ पर 5 लाख की थी। स्पेशल इंस्पेक्टर ऑफ कोलकाता की पुलिस कहती है कि नंबर 5 लाख की थी और स्टार ऑफ इंडिया की न्यूज़पेपर कहती है कि नंबर 1 लाख की थी। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि नंबर 6 लाख तक की थी, यानी 6 लाख लोग यहाँ पर मारे गए थे और 1.5 लाख यहाँ पर लोग डिसलोकेट हुए थे। अगर इस नंबर को हिस्ट्री में अब तक का सबसे यूनिक ह्यूमन ट्रेजेडी डिसलोकेट का नाम दे तो कुछ गलत नहीं होगा। सैयद अब्दुल्ला फारूकी, जो कि गार्डन टेक्सटाइल मिल का प्रेसिडेंट था, उसने अपने ही अंडर में काम करने वाले हिंदू ओडिया वर्कर्स को मरवा दिया। 7000 से 10,000 यहाँ पर सिर्फ ओडिया वर्कर मारे गए थे। 4 वर्कर जो किसी तरीके से अपनी जान बचाकर मोतियाबुंज पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और फारूक के खिलाफ FIR करवाते हैं। ये खबर बात है ओडिशा के गवर्नर विश्वनाथ दास यहाँ पर लीचूबाग पहुंचते हैं और इस जेनोसाइड को देखकर वो भी चौंके पड़े थे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश पुलिस को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया था ताकि जेनोसाइड्स के बीच यहाँ पर पुलिस इंटरफेयर ना करे। तो 6 बजे के बाद जाकर यहाँ पर सिटी में कर्फ्यू लगता है और 8 बजे के बाद जाकर यहाँ पर पुलिस डिप्लॉय होती है सिटी में। और अगले दिन 17 अगस्त को अटैक यहाँ पर स्टार्ट होता है राजा बाजार में, केला बगान, कॉलेज स्ट्रीट, हॉरिसन रोड में, और वो भी मेनली स्लम्स और गलियों में जहाँ पर इजीली पुलिस और मिलिट्री यहाँ पर पहुंच नहीं सकती थी। 17 अगस्त को यहाँ पर मंजर और ज्यादा खराब हो गया। उस दिन यहाँ पर ब्रूटल किलिंग्स हुए, फोर्स कन्वर्जन हुआ, फीमेल्स की अब्डक्शंस हुआ, हजारों हिंदू फीमेल्स को यहाँ पर स्लेव्स बनाया गया और हजारों हिंदू फीमेल्स को यहाँ पर फोर्सफुली मॉलेस्ट किया गया। उन फीमेल्स को यहाँ पर काउ स्लॉटर करके उन्हें खिलाया गया। दिनेश चंद्र सिन्हा और अशोक दास गुप्ता उस समय जो अपने फ्रेंड्स के घर में थे, उनके फ्रेंड के घर के बाहर से यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट आवाजें लगाते हुए जा रहे थे और उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर एक व्यक्ति को पकड़ते हैं और उसके सर के ऊपर अटैक करके उसे मार देते हैं, जिसका नाम था सुशील घोष। मॉब्स एक एक करके हिंदू घर को टारगेट कर रहे थे। फीमेल्स को उनके फैमिली मेंबर के सामने सेक्सुअली बिट्रे करा जा रहा था। तो अशोक दास को यहाँ पर डर था कि उनकी बहन के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि उस दौरान अमृता बाजार कॉलेज स्ट्रीट में फीमेल्स को यहाँ पर सेक्सुअली मॉलेस्ट करा जा रहा था। एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर फीमेल्स को असॉल्ट कर रहे थे, उनके बॉडीज को डिसलोकेट करके उन्हें स्लॉटर हाउस में लटकाया जा रहा था। उनके हेड को यहाँ पर डिसलोकेट करके हेयर के साथ स्लॉटर एरियाज में लटकाए जा रहे थे। जस्ट इमेजिन यहाँ पर कैसे सीन रहे होंगे उस दौरान। हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट के सर को यहाँ पर डिसलोकेट करके गुलाम नाम के लीडर को दिया गया एज अ तोहफा में, और उनकी बेटी को गुलाम के जो वर्कर्स थे, जो उसके गार्ड थे, उन्हें सौंप दिया गया। जुगल चंद्र घोष बताते हैं कि 4 ट्रक भर के हिंदू बॉडीज आई और कई इलाकों में हिंदू बॉडीज की 3-3 फुट तक ऊंची टीले लग चुके थे। उन बॉडीज के ब्रेन तक बाहर आ चुके थे। फीमेल्स को यहाँ पर मॉलेस्ट करे जा रहे थे और ऐसा करने वाले एक्सट्रीमिस्ट कोई बाहर से नहीं आए थे, वो उस कॉलेज में पढ़ने वाले यूथ थे। ये एक सिस्टमैटिक प्लान वॉयलेंस था जिसमें यहाँ पर पहले से डिसाइडेड कर दिया गया था कि कैसे अटैक करना है और क्या करना है। 17 अगस्त तक वॉयलेंस इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि 18 अगस्त को एक पर्सन इन रेडिकल के अगेंस्ट में खड़ा हुआ जिसका नाम था गोपाल मुखर्जी, जिन्हें प्यार से गोपाल पाठा भी कहा जाता है, क्योंकि इनका ये नाम उनके दोस्तों ने दिया था। क्योंकि गोपाल पाठा जो थे, यानी गोपाल मुखर्जी, वो यहाँ पर एक मीट शॉप ओन करते थे, तो इनका नाम यहाँ पे पड़ गया था गोपाल पाठा। और गोपाल पाठा जो थे एक ऑर्गेनाइजेशन को भी चलाते थे। इवन ये सुभाष चंद्र बोस जी को अपना आइडल मानते थे और महात्मा गांधी जी के फिलोसॉफी बातों को प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं समझते थे। जहां पर गांधी जी नॉन वायलेंस की बातें करते थे, गोपाल पाठा मानते थे कि आप वायलेंस के सामने हाथ जोड़े तो खड़े नहीं रह सकते। इसीलिए 18 अगस्त को गोपाल पाठा के लिए हर एक्शन को यहाँ पर गांधी जी ने क्रिटिसाइज करा। इवन जो लोग यहाँ पर गांधी जी की अहिंसा के ऊपर बिलीव करते थे, उन्होंने भी इस मौके पर गोपाल पाठा के एक्शन को देखकर, सेल्फ डिफेंस को देखकर गोपाल पाठा के साइड आ गए। तो गोपाल पाठा जी जो आजाद हिंद फौज से भी जुड़े हुए थे, उन्हें यहाँ पर 2 पिस्तौलें मिली थी आजाद हिंद फौज से, जिसका उपयोग उन्होंने इस वॉयलेंस में किया था। गोपाल पाठा जिनकी एज उस दौरान 33 साल की थी, इन्होंने यहाँ पर सिख और हिंदुओं को यहाँ पर डिफेंस के लिए तैनात किया और मालवाड़ियों से इन्हें यहाँ पर फाइनेंशियली सपोर्ट मिला। अब कोलकाता की सड़कों पे जहां पर यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट घूम रहे थे, वहां पर गोपाल पाठा की हिंदू एंड सिख टोली यहाँ पर पहुंची ट्रक भर भर के। यार ये तो ये रिवर्स हो गया। भले गोपाल पाठा के साथ लोगों की तादाद यहाँ पर 500 से 700 थी, पर इन्हीं लोगों ने उस टाइम पे कोलकाता को बचाया। गोपाल पाठा का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल था, एक हिंदू के बदले में 10 रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट। 19 अगस्त तक ये ढूंढ कर उन मॉब्स को यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर रहे थे जिन्होंने 16 अगस्त को मासूम लोगों को मारा था। सीएम सोहरावर्दी गोपाल पाठा को देखकर इतना डर चुका था, उसे गोपाल पाठा में यमराज दिख रहे थे। उसे यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा था कि कोई हिंदू यहाँ पर रिटेलिएट कर सकता है। 20 अगस्त तक कोलकाता एक्सट्रीमिस्ट फ्री हो चुका था। जो बचे कुछ हिंदू थे वो ज्वाइन कर रहे थे यहाँ पर गोपाल पाठा को। इसे देखकर सोहरावर्दी इतना डरा हुआ था
एक तो पहले उसे यकीन नहीं हो रहा था, दूसरा उसे ये लगने लगा कि ऐसे अगर गोपाल पाठा मेरे मॉब्स को वैंडलाइज करता रहा, वैनिश करता रहा, फिर हो गया मैं बंगाल लेके करूंगा भी क्या जब वहां पर मॉब्स ही नहीं रहेंगे। तो इसलिए उसने 21 अगस्त को सोहरावर्दी कांग्रेस और ब्रिटिश लीडर के पास जाकर उनसे माफी मांगता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है किसी तरीके से गोपाल पाठा को रोका जाए। ब्रिटिश वॉइसरॉय लॉर्ड वेबल ने ऑर्डर दिया सिटी में गोरखा रेजिमेंट को डिप्लॉय करने की और 22 अगस्त तक जिन्ना का कोलकाता लेने का सपना यानी पाकिस्तान में मर्ज करने का सपना ही रह गया। आज अगर बंगाल की थोड़ी सी जमीन इंडिया की तरफ है तो उसका सिर्फ एकमात्र रीजन है गोपाल पाठा। अगर गोपाल पाठा ना होते तो आज बंगाली हिंदू अपने देश में रेफ्यूजी बन चुके होते, जस्ट लाइक कश्मीरी हिंदू। गोपाल पाठा आज ना होते तो ये तुर्किश ब्लड कंगालूस सीधा बांग्लादेश से फांद रहे होते ओडिशा में। इन सारे इंसिडेंट्स के बाद 27 अगस्त को लॉर्ड वेबल ने एक मीटिंग बिठाई जिसमें उसने महात्मा गांधी जी को बुलाया और इतना सब कुछ हो जाने के बाद महात्मा गांधी जी का कुछ ये रिएक्शन था। अपने को सिर्फ पानी निकालना। नेहरू जी और उनके बहन वॉयलेंस के बाद यहाँ पर लोगों से मिलने पहुंचते हैं बंगाल में। लोगों ने उन्हें अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद नेहरू जी ने कहा कोई ना, ये कोई रॉयट्स नहीं था, सड़कों पर तो दंगे होते रहते हैं, ये तो लोगों की आपसी सैडिस्टिक डिजायर था। जब सीएम सोहरावर्दी को लाल बाजार के पुलिस स्टेशन में लाया गया वॉयलेंस के पूछताछ के लिए, तो उसने यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेलना स्टार्ट कर दिया जैसे कि आज खेला जाता है। उसने कहा कि यहाँ पर मेरे ऊपर हिंदू पुलिस वाले जुल्म कर रहे हैं। अब सोहरावर्दी गोपाल पाठा से यहाँ पर इतना ज्यादा खुन्नस में था कि एक तो उसके हाथों से कोलकाता चले गया और गोपाल पाठा ने उसके कई सारे मॉब्स को हुरो के पास पहुंचा दिया। तो उसने अब यहाँ पर नुआखाली को चुना दूसरा डायरेक्ट एक्शन डे करने के लिए, जहां पर ऑलरेडी हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम थी। 10 अक्टूबर 1946 में उसने दोबारा डायरेक्ट एक्शन डे किया, जिसे सेकंड डायरेक्ट एक्शन डे भी कहा जाता है, जो हुआ था नुआखाली में। लखीमपुर, बेगमपुर, बंगाल का रायपुर, फरीदगंज, हाजीगंज, चंडीपुर, इन सारे इलाकों को एक्सट्रीमिस्ट ने तहस नहस कर दिया। 3000 रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट ने यहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया, उनके हेड को डिसलोकेट किया गया, मदर से उनके बेबी को छीनकर उन्हें मार दिया गया। लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर कोलकाता की तरफ भागे और यहाँ पर फॉर्म हुआ था पाकिस्तान का, ईस्ट पाकिस्तान का। ये डायरेक्ट एक्शन डे इतना ज्यादा ब्रुटल हुआ था कि इसका दूसरा नाम पड़ गया था वीक ऑफ द लॉन्ग नाइफ। जब हफ्तों तक बंगाल जलता रहा, सिर्फ कुछ ही हीरो ने यहाँ पर बंगाल को बचाया, जिनका लीडर था गोपाल मुखर्जी। बंगाल के इस वॉयलेंस को एज अ टेस्ट मैच के तौर पर किया गया था, जहां 1947 का पार्टीशन हुआ। अगर कभी बंगाल में 1946 में वॉयलेंस ना होता या उसे सही समय पर रोक दिया जाता तो पंजाबियों को, सिंधियों को कभी अपनी जमीन छोड़नी नहीं पड़ती 1947 में। 1940 से लेकर 1947 तक लोगों को कभी यकीन ही नहीं हुआ कि कभी देश में पार्टीशन हो सकता है। इवन पार्टीशन के 6 महीने पहले भी लोग यकीन नहीं करते थे कभी कोई पार्टीशन हो सकता है। सिर्फ 3 महीने पहले ही अननेचुरल तरीके से डिसाइड कर लिया गया कि पार्टीशन होने वाला है। जो लोअर पोस्ट में ऑफिसर थे उन्हें यहाँ पर डर लगने लगा कि अगर वो इस्लामिक कंट्री में रह गए एज अ हिंदू, उनके साथ क्या बिहेवियर होगा। अगर आपने एक मूवी देखा होगा भारत, उसमें इस सीन को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। लॉर्ड वेबल जिसका मेजर रोल था पार्टीशन में, उसने अपनी पर्सनल बुक में लिखा था कि भले यहाँ पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन जाए, पर फिर भी इन दोनों के बीच यहाँ पर झड़क रहेगी। इन देशों में रहने वाले माइनॉरिटीज हमेशा प्रॉब्लम फेस करेंगे। नेहरू जी जुलाई 1947 में स्पीच में कहा कि पार्टीशन बुरा है, मैं नहीं चाहता कि कभी पार्टीशन हो, पर हम यहाँ पर यूनाइटेड रहने के लिए देश में सिविल वॉर नहीं करा सकते। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जुलाई 1947 में बॉम्बे स्पीच में कहा था कि मैं पार्टीशन नहीं चाहता हूँ, पर ये कड़वी दवाई की जैसा है जिसे हमें एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि देश अब बैटल ग्राउंड बनते जा रहा है। लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, जो इंडिया के लास्ट वॉइसरॉय थे, वो कहते हैं कि मैंने यहाँ पर पार्टीशन नहीं करवाया। पार्टीशन के जो मेजर रीजन थे वो थे इंडियन लीडर्स। मैंने यहाँ पर ट्राई किया था कि पार्टीशन को सही तरीके से पीसफुल करा पाऊँ। डायरेक्ट एक्शन डे के पहले जिन्ना ने कहा था कि या तो भारत का पार्टीशन होगा या तो भारत बर्बाद होगा। इतने बड़े स्टेटमेंट के बाद जिन्ना ने खुद एडमिट किया था, उसे खुद अंदाजा नहीं था कि कभी कोई पार्टीशन हो पाएगा। बेसिकली एक साइकोलॉजिकल अटैक था इंडियन लीडर्स के ऊपर। बहुत से लोग आज मानते हैं कि जिन्ना का कॉन्सेप्ट था पार्टीशन का या उसने ही पाकिस्तान बनाया, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो पाकिस्तान था उसकी मैप 1850 में ही बन चुकी थी, पर उसे उस समय अंडरग्राउंडली मस्जिदों में बताया जाता था। पहली बार 1876 में सैयद अहमद खान ने ओपनली टू नेशन थ्योरी को पब्लिकली कहा था। सैयद अहमद खान यहाँ पर AMU का फाउंडर भी था। जिन्ना तो बस इसे फॉलो करता था, इसके आइडियोलॉजी को प्रैक्टिस करता था। 1876 में सैयद अहमद खान ने कहा था कि आई एम कन्विंस्ड नाउ दैट हिंदू एंड मुस्लिम्स कुड नेवर बिकम अ नेशन एज देयर रिलीजन एंड वे ऑफ लाइफ वाज क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। इसी बात पर उस टाइम के एक्सट्रीमिस्ट ने सैयद अहमद खान को काफी ज्यादा सपोर्ट किया था। हिस्टोरियन जया चटर्जी मानती थी कि डायरेक्ट एक्शन डे का जो एक्चुअल रीजन था, एक्चुअल गिल्टी था, वो यहाँ पर सोहरावर्दी और कांग्रेस लीडर नेहरू दोनों थे। ब्रिटिशर कहते थे कि यहाँ पर कांग्रेस लीडर भी गिल्टी है, तो यहाँ पर कांग्रेस लीडर कहते थे कि यहाँ पर सोहरावर्दी की वजह से डायरेक्ट एक्शन डे हुआ। अब यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर के ना होने की वजह से हुआ। उस समय भी वॉयलेंस को रोका जा सकता था अगर उस दौरान भी एक स्ट्रॉन्ग लीडर होता। जस्ट इमेजिन कि आज की तरह अगर उस दौरान भी एक स्ट्रॉन्ग लीडर होता तो क्या कभी डायरेक्ट एक्शन डे होता? आप मुझे कमेंट में बताओ। और इन सारे वॉयलेंस के बीच जो महात्मा गांधी थे वो काफी चिल मोड में थे। इन्होंने यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी को कहा कि तुम यहाँ पर वॉयलेंस मत करना, पर इन्होंने अपोजिट कम्युनिटी को बताना ही भूल गए। गांधी जी के इन्हीं सो कॉल्ड नॉन वायलेंस की वजह से देश में कई बार दंगे हुए गांधी जी की वजह से, जैसे कि 1919 में खिलाफत आंदोलन। अब जो खिलाफत आंदोलन हुआ था ये कभी इंडियंस के लिए हुआ ही नहीं था या इंडियंस के राइट्स के लिए नहीं हुआ था, ये हुआ था टर्की के लिए। अब ऐसा कौन महापुरुष थे जो कि यहाँ पर टर्की के लिए आवाज उठा रहे थे, तो वो भी बताता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की यहाँ पर हार जाता है और उसकी जो इंपायर थी, जिसे यहाँ पर कहा जाता था ओटोमन इंपायर, वो यहाँ पर गिर जाती है। तो यहाँ पर इंडिया में केरला में जो सो कॉल्ड तुर्किश ब्लड थे, इन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया टर्की के लिए। तो गांधी जी को लगा अगर मैं सेकुलरिज्म दिखाते हुए इनके साथ जाकर प्रोटेस्ट करूंगा तो यहाँ पर दो कम्युनिटी के बीच यहाँ पर प्यार बढ़ेगी। तो गांधी जी ने यहाँ पर एक खिलाफत आंदोलन निकाला और इन्हें यहाँ पर ज्वाइन कर लिए।
पर इसका नतीजा क्या हुआ? फाइट हो रहा था टर्की में, मारा किसी ने, मरा किसी ने। यहाँ पर इंडियंस का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था और खास करके हिंदुओं का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था टर्की में। पर यहाँ पर केरला के जो तुर्किश ब्लड थे, इन्होंने क्या किया, हिंदुओं को जेनोसाइड्स किया, हिंदुओं को एग्जीक्यूट करा, उन्हें मोलेस्ट करा, हिंदू फीमेल्स को यहाँ पर फोर्सफुली कन्वर्ट किया। यही सब हुआ जो कि डायरेक्ट एक्शन डे में हुआ। बताओ जरा, उस दौरान भी हमारे देश में ऐसे लोग रहते थे जो कि तुर्किश के लिए रोना रोते थे। गांधी जी के इन्हीं नो सो कॉल्ड वॉयलेंस के चक्कर में बहुत रॉयट्स हुआ 1924 में, कानपुर रॉयट्स हुआ 1931 में। इनके इन्हीं सिलेक्टिव अप्रोच की वजह से हिंदू कम्युनिटी इतनी होपलेस हो चुकी थी कि वो अपनी सेल्फ डिफेंस तक करना भूल चुकी थी। फाइनली गोपाल पाठा ने इस फ्रिक्शनल माइंडसेट को तोड़ा और रिवेल किया। इन्हीं वीक पॉइंट्स को यहाँ पर मुस्लिम लीग जानती थी और उसका इन्होंने फायदा भी उठाया। 1947 से 1950 तक इंडिया ने अपने दोनों तरफ दो अनफ्रेंडली नेशन क्रिएट करवा दिए, जो कि फॉर्म ही होता है रिलीजियस हेटरेट पर। पाकिस्तान जो कि इंडिपेंडेंट के जस्ट बाद ही इंडिया के ऊपर हमला कर देता है कश्मीर के लिए। आज तक उसने 3 वॉर लड़े इंडिया के साथ और तीनों में हारा है, पर फिर भी आज वो इंडिया में मिलिटेंट्स को भेजता है। इन्हीं दो अनफ्रेंडली कंट्रीज को पावरफुल नेशन यूज करती है इंडिया के अगेंस्ट में एज अ टूल। एक तरीके से देखा जाए ये सही था पार्टीशन का हो जाना, क्योंकि अगर आज तुर्किश ब्लड कंगालूस हमारे देश में होते तो हिंदुस्तान कभी डेवलप नहीं कर पाता। पर एट दी एंड जो हमने खोया वो हमारी जमीन थी, हमारी कल्चर थी। सोशल लॉस, इकोनॉमिकल लॉस हमने झेला। लाहौर, ईस्ट बंगाल जो कि हमारा था, स्ट्रेटेजिकल लोकेशन था, उसे हमने खो दिया। बंगाल जिसे लाइट हाउस ऑफ इंडिया कहा जाता था, हमने उसे खो दिया। तो इसी पर ये मूवी बेस्ड है, जिस पर आज ये मेलोडी ड्रामा स्टार्ट हो रहा है। विवेक अग्निहोत्री ने बेखूबी दिखाया है कि कैसे जब स्पेस प्रेडेटर की पॉपुलेशन यहाँ पर एक सर्टेन लेवल से ऊपर पहुंच जाती है तो ये अलग देश की मांग करते हैं। इस मूवी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है कि लोगों को उनके फ्यूचर एंड हिस्ट्री कॉजेस का पता हो। मूवी मेकर्स ने बहुत अच्छे रिसर्च से इस मूवी को बनाया है। जबरदस्ती इस मूवी में किसी तरीके के सेकुलरिज्म को डाला नहीं गया है। यही बात आज शायद बंगाल की गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रही है, जो चाहती नहीं कि मूवी रिलीज हो। जिस गवर्नमेंट को वैसे इस मूवी को टैक्स फ्री करना चाहिए था, वो इसके ऊपर FIR कर रही है। और अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो इस मूवी में सिर्फ 1946 का 1% ही दिखाया गया है, जैसे कि कश्मीर फाइल में हुआ था। कश्मीर वैली में बहुत कुछ हुआ था, बट कश्मीर फाइल में सिर्फ उसका 1% दिखाया गया था। प्रवीत भट्ट, जिन्हें आपने महाभारत में एज अ शकुनी मामा कैरेक्टर में भी दिखा होगा, वो एक कश्मीरी पंडित है और वो अपनी आप बीती सुनाते हैं कि कश्मीर में कैसे क्या हुआ था। ठीक इसी तरीके से डायरेक्ट एक्शन डे भी हुआ था। भले आज इंडिया में इस मूवी को कितना अपोज किया जा रहा हो, पर ग्लोबल ऑडियंस में मूवी काफी हिट जा रही है। अमेरिका में जब ट्रेजर को दिखाया गया तो लोगों के काफी अच्छे रिस्पॉन्स थे, जहां पर लोगों ने इस मूवी को पसंद किया, थिएटर फुल जा रहे थे। सो इंडिया जहां पर सब कुछ हुआ, तो इंडियन गवर्नमेंट को, स्पेशली बंगाल के गवर्नमेंट को, तो इस मूवी को टैक्स फ्री करना चाहिए। पर्सनली मैं चाहता हूं कि बंगाल के लोग इस मूवी को देखें, वो जाने जो बंगाल कभी ट्रेड सेंटर था, कैपिटल ऑफ नेशन था, जिसे लाइट हाउस ऑफ इंडिया कहा जाता था, उसने अपनी सोवर्निटी खो दिया। आज बंगाल में ममता गवर्नमेंट वोट अपीसमेंट के लिए इन कंगालूस को बसाती है और फिर ये कंगालूस पहुंच जाते हैं ओडिशा में। बंगाल में कंगालूस तो एटलीस्ट घुल मिल जाते हैं, पर ओडिशा में लोग तो प्रॉपर पहचान में आते हैं। मेरी खुद की एक्सपीरियंस है, मैं एक दुकान में खड़ा था और मुझे कंगालूस सामने दिख गए। मेरे ग्रैंडफादर जो कि आज 95 ईयर्स हैं, जब 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था तब वो 15 साल के थे, तो वो मुझे बताते हैं कि जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था तब हजारों लोग यहाँ पर रेफ्यूजी बनकर आ रहे थे ओडिशा में रहने के लिए। और आज हम उसी बंगाल के बारे में नहीं जानते। पूरे दुनिया भर में जितनी भी सिविलाइजेशन है, जब उनके ऊपर कोई भी अत्याचार होता है तो वो अपनी चीजों को जानते हैं, वो अपनी हिस्ट्री को याद रखते हैं, अपने हीरोज को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो इजराइल हो जाए, चाहे वो जापान हो जाए, या फिर वो हो जाए ब्लैक पीपल्स। उन्हें अपनी हिस्ट्री का पता होता है, बट अनफॉर्चुनेटली हम इंडियंस अपनी हिस्ट्री में हुए जेनोसाइड्स के बारे में जानते नहीं है और उन्हीं लोग को पनाह दे देते हैं जिन्होंने हमारे साथ जेनोसाइड्स किया। और क्या गारंटी है कि आज अगर हम उन्हें पनाह देंगे तो वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे? वैसे मुझे लगता है कि दोबारा ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक इंडिया में स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, इनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी। क्योंकि पार्टीशन का जो मेन रीजन ये था कि उस समय हमारे जो लीडर्स थे वो हद से ज्यादा सेकुलर थे। पार्टीशन को रोका जा सकता था अगर उस दौरान लीडर्स सही एक्शन लिए होते तो। इवन इंडिपेंडेंट के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट के पास मौका था अपनी खोई हुई जमीन को वापस लेने का, बट आंसर वी ऑल नो। आज इंडिया एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, तो वहीं पे पाकिस्तान अनस्टेबल है। बलूचिस्तान को अगर इंडिया चाहे तो अपने में मर्ज कर सकता है पहले की तरह, जो चीज़ यहाँ पर बलूचिस्तान चाहते भी है। और बात रही अगर कंगालूस की, तो कंगालूस तो आजकल कुछ ज़्यादा ही इमेजिनेशन कर रहे हैं। ये लोग द ग्रेट बांग्लादेश बनाने की बातें कर रहे हैं, ओडिशा को अपना बता रहे हैं। कमाल यार। बाय द वे वही कंगालूस हैं जो कि जितने बारी भी ओडिशा में बैटल में आए उतने बारी अपनी लुंगी उठा के भागे। आजकल ये लोग ओडिशा को कब्जाने की बातें कर रहे हैं। वैसे इन कंगालूस साथ वही करना चाहिए जो कि एवेंजर एंड गेम में रोडी यहाँ पर थैनोस के साथ करना चाहिए था। बाकी आप क्या सोचते हो इस मूवी के बारे में? क्या आप मूवी को देखोगे, जो कि लॉन्च होने जा रहा है सितंबर 5 में? ये मूवी अगर आप देखने जाओगे तो क्यों जाओगे और क्यों देखोगे, और अगर नहीं देखोगे तो क्यों नहीं देखोगे? कमेंट में जरूर बताना। और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।